जोहार। कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चारों ओर हरियाली और रिमझिम से ये बारिश एकदम ये कहती है कि खुशहाली आ गई है। एकदम बिल्कुल सही कहा रोई भौजी। और देखो किसान मन, हमारे मन ने देरी नहीं करके फटाफट हमारे मन कृषि समाचार देख लो। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरे। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लातेहार के किसानों को मिलेगा अनुदानित कृषि यंत्र। बेड़ों के हरहंजी गांव में महिला किसान सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित। मसाला फसलों में खरपतवार निकालने के बाद करें यूरिया का व्यवहार। और अब समाचार विस्तार से। लातेहार जिला में खास कर दलहनी फसलों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत कृषि यंत्रों का वितरण किया जाएगा। इन यंत्रों की खरीद पर सरकार की ओर से किसानों को 50% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना में अनुदान पर मिलने वाले कृषि यंत्रों में पावर नैपसेक स्प्रेयर, मैनुअल स्प्रेयर, सीड ड्रिल, रीज्ड फ्रो प्लांटर, रोटावेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, स्प्रिंकलर सेट, पंप सेट, जल स्रोत से खेत तक पानी पहुंचाने के लिए पाइप और मोबाइल रेनगन शामिल है। पिछले दिनों प्रखंड बेड़ों के हरहंजी गांव में महिला किसान सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत जैविक दवा निर्माण विधि का प्रशिक्षण दिया गया। एशियन इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट संस्थान रांची की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में किसानों को जैविक दवा, जीवामृत और नीम दवा बनाने की विधि बताई गई, जिसमें पौधे के विकास और रक्षा के लिए मिट्टी के घड़े में नीम का पत्ता, पपीता का पत्ता, गुड़, बेसन, दीमक का मिट्टी, धतूरा का पत्ता, पुटूस का पत्ता, गाय का गोबर और गौमूत्र डालकर जैविक दवा बनाने की विधि बताई गई। राज्य के जो किसान अभी मसाला फसल लगाए हुए हैं, वो अपने फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए सबसे पहले निकाई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। उसके बाद 30 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिला दें। मसाला फसलों से अच्छी उपज लेने के लिए कई बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। पौधों के बेहतर बढ़वार के लिए सबसे जरूरी होता है खरपतवार नियंत्रण और सही समय पर सही उर्वरक का इस्तेमाल। आइए इन्हीं बातों को लेकर मसाला फसलों के संदर्भ में जानते हैं अपने कृषि विशेषज्ञ की सलाह। किसान भाई जो भी अपने खेतों में मसालेदार फसल लगाए हैं, वो सर्वप्रथम निकाई गुड़ाई कर अपने खेतों से घास को निकाल दें। तत्पश्चात प्रति एकड़ 30 किलो यूरिया का छिड़काव करें। बाजार में टमाटर फसल की सालों भर मांग रहती है। इस लिहाज से किसान टमाटर की खेती करके अच्छा आय प्राप्त कर सकते हैं। टमाटर के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों के चयन के संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। टमाटर की संकर किस्में स्वर्ण संपदा हमारी बहुत ही अच्छी किस्म है। स्वर्ण विजया और स्वर्ण दीप्ति का भी चुनाव किसान भाई कर सकते हैं। सामान्य किस्म में स्वर्ण नवीन और स्वर्ण लालिमा का प्रयोग करेंगे, बहुत ही अच्छा फायदा होगा। ग्राउंड नट हार्वेस्टर ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र है, जिसकी सहायता से किसान जमीन से मूंगफली निकालने का काम कर सकते हैं। किसान इस यंत्र का उपयोग तब करें जब मिट्टी में 8 से 15% तक नमी हो। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि वैज्ञानिक की विशेष सलाह। मौसम की अनुकूलता के कारण टमाटर, बैंगन एवं मिर्च में पत्ती में झुलसा रोग हो जाने की प्रबल संभावना रहती है, जिसके रोकथाम के लिए रीडोमिल MZ 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें।
और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2,300 रुपये से लेकर 2,400 रुपये, चावल मध्यम 2,500 रुपये से लेकर 2,600 रुपये, चावल उत्तम 2,500 रुपये से लेकर 2,600 रुपये, गेहूँ 1,600 रुपये से 1,700 रुपये, चना 3,300 रुपये से 3,400 रुपये, दाल अरहर 6,100 रुपये से 6,200 रुपये, दाल मसूर 5,500 रुपये से 5,600 रुपये, दाल चना 3,700 रुपये से 3,800 रुपये, सरसों तेल 8,500 रुपये से 9,000 रुपये, चीनी 3,400 रुपये से 3,500 रुपये, आलू 1,200 रुपये से 1,300 रुपये और प्याज 1,500 रुपये से लेकर 1,600 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसके तहत ढेर सारी जानकारी आपने पाई। कृषि का यानी कृषि से संबंधित बहुत सारी जानकारी रही। मौसम का मिजाज क्या रहेगा और बाजार भाव के भी जान जी हाँ, बहुत सारी जानकारी आपने ले ली, लेकिन अभी भी बहुत सारी जानकारी देनी बाकी है। लेकिन उससे छोटा सा पहले विराम। जी हाँ, ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विराम कर बाद एक धाव सब किसान मन के फिर से हमारे मन स्वागत करेला कार्यक्रम में और जोहार भी। और देखो किसान मन नवा जानकारी लेके हमारे मन कार्यक्रम में आ जाए। और आज की जो हम जानकारी लेकर आए हैं वो ये है कि पौधशाला में बहुत तरह के पौधे लगाए जाते हैं, खासकर सब्जी फसल। जी हाँ, सब्जी फसलों के पौधशाले जो होते हैं उनमें भी बहुत तरह के रोग लग जाते हैं। कैसे उनका निदान निकाला जाए, कैसे उन्हें बचाया जा सके, इसकी जानकारी हम आपको दिलाने वाले हैं। एकदम बहुत बढ़िया कहले, बहुत जरूर है। तो हमारे मन इकरे बारे में बढ़िया से जानकारी कर लेवत थी। जानकारी हमारे मन के दे में डॉक्टर सुदर्शन मौर्य जी। आज हम मौजूद हैं प्लांडू के प्रांगण में, जहां हमारे साथ हैं यहाँ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुदर्शन मौर्य। आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं सब्जी पौधशाला में लगने वाले रोगों के बारे में। तो इसी क्रम में सबसे पहले किसान भाइयों को सर आप ये बताइए कि जो किसान बीज लगाने की तैयारी कर रहे हैं उन्हें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? क्योंकि अभी जो है किसान भाई हमारे जो है पौधशाला के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात हम बताना चाहेंगे किसान भाइयों को, ये कहावत है उसको आप हमेशा ध्यान में रखें, अच्छा बीज अच्छी फसल। इसका मतलब है आपकी खेती, सफल खेती यदि आपको करनी है, उससे अधिकतम आय प्राप्त करनी है, तो आपको पौधशाला से ही सोचना है।
जैसे आप बीज डालने जा रहे हैं तो आप बीजों का चयन बहुत ही ध्यानपूर्वक और अच्छे ढंग से करिए, क्योंकि देखिए झारखंड के परिदृश्य में ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमारे झारखंड के किसान बैगन, टमाटर और मिर्च की खेती बड़े लार्ज स्केल पे करते हैं, बड़े पैमाने पे करते हैं। लेकिन होता क्या है कि किसान भाई जो है बैगन, टमाटर, मिर्च का बीज का चयन तो कर लेता है, लेकिन यहाँ पे एक प्रमुख बीमारी आती है जिसको कि हम जीवाणु उकठा बीमारी बोलते हैं। यह बीमारी जो है बहुत ही कॉमन बीमारी है जो कि इस झारखंड में आता है। और यहाँ जो है मतलब किसान भाइयों को जो है ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी आप बीज का चयन करें तो उसमें आप पूछ लीजिए, यदि आप दुकानदार से खरीद रहे हैं तो उससे पूछिए कि ये बैगन, टमाटर और मिर्च के जो बीज आप दे रहे हैं ये जीवाणु उकठा रोधी है कि नहीं है। यदि जीवाणु उकठा रोधी है तभी उन वेराइटीज़ को अपने जो है खेतों में लगाएं, क्योंकि झारखंड में पिछले 2-3 सालों में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जीवाणु उकठा बीमारियों का प्रकोप बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। इस बीमारी के लिए जो है आप देखेंगे कि इसके लक्षण जो है जनरली आप जो है पौधशाला में तो नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन जब आप खेत में लगाते हो जैसे फूल और फल लगना स्टार्ट होता है पौधा आपका सूखना स्टार्ट करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है और ये जो है बीमारी आप रोक सकते हैं पौधशाला के दौरान ही, यानी बीज का चयन में ही, कि अच्छे बीज का चयन कर ले तो ये बीमारी जो है नहीं आती है। इसके लिए हमारे संस्थान से विकसित कुछ प्रजातियाँ हैं, जैसे हम आपको नाम बताना चाहेंगे। बैगन में हमारे पास है स्वर्ण श्यामली, स्वर्ण प्रतिभा। टमाटर में हमारे पास है स्वर्ण संपदा, स्वर्ण विजया, स्वर्ण लालिमा। मिर्च में हमारे पास है काशी अनमोल और स्वर्ण प्रफुल्ल्या। ये वैरायटी जो है उकठा रोधी है, जीवाणु उकठा रोधी है। इन प्रजातियों का यदि किसान भाई चयन करते हैं तो उसमें आने वाले दिनों में जब आपकी खेत में फसल आप लगाते हो तो उस समय जो है उकठा बीमारी नहीं आती है। तो ये प्रमुख रूप से जो है पौधशाला डालते समय, पौध डालते समय किसान भाइयों को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ मान लीजिए आपने बीज का चयन अच्छे से कर लिया है, लेकिन बीज को उपचारित करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखते हैं कि पौधे आप जब डालते हो खेत में तो होता क्या है कि उसमें से 25 से 30% पौधे आपके मर जाते हैं। अंकुरण तो बहुत ही अच्छा होता है, आपको दिखाई भी देता है कि नहीं अंकुरण बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन जब 4 दिन 5 दिन बाद फिर से आप जब खेत में आप विजिट करते हो तो पता चलता है कि उसमें 25% पौधे आपके मर चुके हैं। यह बीमारी जो होती है एक तरह से उकठा बीमारी, डैम्पिंग ऑफ बीमारी है। इसमें होता क्या है, 2-3 फफूंद होते हैं जो कि आपके सॉइल में पड़े रहते हैं, जैसे पिथियम है, फाइटोप्थोरा है, राइजोक्टोनिया है, फ्यूजेरियम है। ये आपके सॉइल में रहते हैं और ये जो है सॉफ्ट टिश्यूज जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे जो है राटिंग का काम करते हैं। तो ये तुरंत जो है वहाँ पे जो है, आप जानते हैं कि पौध का जो बीज है, बीज जब अंकुर देता है तो उसके जो है टिश्यूज जो है बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, उसको तुरंत ही सड़ा देते हैं। इससे आपकी पौध जो है का मतलब बीज जो अंकुरित नहीं हो पाता। कभी कभी ये भी देखा गया है कि अंकुर हो जाने के बाद भी आपका पौधा सड़ने लगता है, तो यह भी सेम बीमारी है। इसके लिए भी यदि आप किसान भाई चाहें तो अपने बीज को उपचारित कर लें। उपचारित करके यदि आप डालते हैं तो आपके खेत में बीमारी नहीं आती है। विशेष तौर पे किसान भाई यदि इन बीमारी से बचना चाहते हैं तो एक तकनीकी हमारे संस्थान ने विकसित करी है, प्रो ट्रे तकनीकी। इसमें हम लोग करते क्या है कि एक प्लास्टिक की ट्रे होती है जिसमें 110 के आसपास उसमें खांचे बने होते हैं। उसमें जो है कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का 1:1 के रेशियो में मिक्सचर जो है डाल के फिर हम लोग बीज लगाते हैं, तो उसमें बीमारियां नहीं आती हैं। यदि आप खेत में डालते हैं किसान भाई नर्सरी, तो आप ध्यान रखें कि बरसात का समय चल रहा है तो उसको थोड़ा सा जो है ऊंचा कर लें। जहाँ पे आपको नर्सरी डालनी है सामान्य खेत से थोड़ा ऊंचा कर लें, लगभग जो है 6 से 8 इंच। इसके बाद जो है तब यदि आप नर्सरी डालते हैं तो ये बीमारी कम आती है। और आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ पे भी आप नर्सरी डालने जा रहे हैं उसको गर्मी के दिनों में, जैसे आपने गर्मी के दिनों में प्लास्टिक से ढक दिया हो तो बहुत ही अच्छा है। यदि आपने तुरंत यदि खेत को तैयार किया है तो ब्लू कॉपर नामक एक जो फफूंदी नाशक है उसको आप लेके उसके ऊपर जो है ड्रेंचिंग कर दीजिए। 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के जहाँ पे आपको नर्सरी डालनी है उसके ऊपर अच्छे से छिड़काव करके फिर कुदाल से मिला लें। जिससे क्या होगा कि जो भी फफूंदी रोग उत्पन्न करने वाले कारक होंगे वो आपके पौधशाला में नहीं आएंगे। लेकिन सर साथ ही हमारे किसान भाइयों को आप ये भी बताएं कि जब पौधा छोटे स्तर पे जब वो विकसित हो चुका है और नर्सरी से उसे खेतों में स्थानांतरण करना है तो उस वक्त किस तरह की खास सावधानियां बरतनी चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा श्वेता जी, क्योंकि होता क्या है हमारे किसान भाई जो है जब खेत में नर्सरी लगानी तैयार हो जाता है तो उसको जो है तब उखाड़ते हैं और सीधे लाके खेत में लगा देते हैं। लेकिन लगाते समय भी आपको ध्यान में रखना है कि आप कैसे लगा रहे हैं।
जब भी आप पौध उखाड़े, जैसे मान ली प्रो ट्रे में लगा रहे हैं तो प्रो ट्रे में जड़ उसके जो है डिस्टर्ब नहीं होते हैं, तो वहाँ पे उनकी जड़ों को उपचारित करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप जो है खेतों में नर्सरी डाले हुए हैं, उसको उखाड़ते हैं, तो उसकी जड़ों को उपचारित करना बहुत ज़रूरी है। यदि उसको उपचारित कर लेते हैं तो उसमें विभिन्न तरह की बीमारियां हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो नहीं आती है। जैसे आप देखेंगे कि आपकी जो है पौध जब लगाते हैं तो एक जो वाइट राट आता है पौधे के तना के पास से, जो है जो मिट्टी से सटा हुआ रहता है, वहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद जो है फंगल ग्रोथ होती है और उसकी जो है तना को सड़ा देता है। ये बीमारी आती है, जो कि उपचार कर देते हैं तो ये बीमारी नहीं आती है। और स्टेप्टोसाइक्लिन जो कि बाज़ार में उपलब्ध है 3 ग्राम और 6 ग्राम के पैकेट में। 3 ग्राम का पैकेट लीजिए 3 लीटर पानी में और 6 ग्राम का पैकेट लीजिए 6 लीटर पानी में, घोल बना लें और जो भी पौध आपके तैयार हैं उनकी जड़ों को स्टेप्टोसाइक्लिन के घोल में डुबा दें और लगभग 5 से 10 मिनट तक डूबे रहने दीजिए। फिर उसको निकाल के तब खेत में लगाइए तो आपके खेत में जीवाणु उकठा बीमारी नहीं आएगी। यदि यह जो जीवाणु उकठा के लिए है, इसके अलावा बहुत सारे जो जड़ को सड़ाने वाले, तना सड़ाने वाले जो बीमारियां होती हैं, उसके लिए बाविस्टीन का घोल बना लें 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में। उसको जो है घोल बना के उनकी जड़ों को डुबो के तब लगाएं तो ये आप अपने पौध को बचा सकते हैं और खड़ी फसल में भी आपकी बीमारी नहीं आएगी। पौधों को हमने नर्सरी से जब स्थानांतरित कर दिया है अपने खेतों में, उसके बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि पौधों में रोग ना लगे? किस प्रकार के लक्षण हैं और अगर रोग लग चुके हैं तो किस प्रकार से पौधों का बचाव करना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि देखिए है क्या, जब हमारी खड़ी फसल जब तैयार हो जाती है तो जब हम खेत में लगा देते हैं तो उसको आपको ध्यान देते रहना है कि आपको बीच बीच में अपने जो है खेत को जो है मुआयना करते रहना है कि हमारे पौध में कोई बीमारी तो नहीं आ रही है। शुरू में आप देखेंगे पौधे की पत्तियों पे ये बीमारी, जो कुछ बीमारियां आती हैं, जैसे सेप्टोरिया ब्लाइट है या अल्टरनेरिया ब्लाइट है या फाइटोप्थोरा ब्लाइट है, या आप देखेंगे कि कुछ जो है तब उकठा बीमारी आपके खेत में आ रही है। तो आपको जो है अपने खेत को जो है समुचित यदि आप देख रेख करते रहते हैं तो आपको जो है समझ में आ जाता है कि हमारे खेत में कौन सी बीमारी है। पत्तियों में यदि धब्बे जैसा कोई भी स्पॉट दिखाई पड़ता है तो उसके लिए आप जो है बाविस्टीन या कवच क्लोरोथैलोनिल ये ले लें। बाविस्टीन 1 ग्राम से 1 से 1.5 ग्राम और क्लोरोथैलोनिल 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के छिड़काव करें तो आपकी फसल में जो है खड़ी फसल में बीमारियां नहीं आती। उम्मीद है आप इन सब तकनीकों का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। जोहार। बड़ा बढ़िया जानकारी, बिल्कुल बहुत बढ़िया जानकारी रही, लेकिन अभी एक जानकारी और बाकी है। एकदम क्या? देखो, बूंदा बूंदा पानी तो बरसत है भाई, लेकिन बूंद बूंद हमारे मन के पानी कर बचत भी करे है। तो कैसे पानी कर बचत हमारे मन करब, उकर ले छोटा सन ये संदेश। प्रणाम मास्टर जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम। क्या बात है बिरजू, बहुत उदास नजर आ रहे हो? हाँ, शहर कमाने जा रहा हूँ, नहीं तो खाऊंगा क्या? मगर तुम्हारे पास तो काफी जमीन है। मगर सब बेकार मास्टर जी। बरसात में भगवान भरोसे थोड़ा बहुत खेती हो जाता है, बाकी दिन तो खेत पड़ती ही रहता है ना, और खेतों को तो भरपूर पानी चाहिए। अरे बिरजू, पानी खेतों को नहीं फसलों को चाहिए। मतलब ये कि सूक्ष्म सिंचाई विधि अपनाकर यदि सिंचाई की जाए तो 30 से 50% पानी की बचत की जा सकती है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति ये क्या है? सूक्ष्म सिंचाई पद्धति यानी टपक विधि या स्प्रिंगवेल सिस्टम। मगर देखो बिरजू, अगर मगर कुछ नहीं, किसानों के लिए सरकार के द्वारा अनुदान और बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सच? सच, 100% सच। और खुशियों की गारंटी। हाँ, बड़ा बढ़िया संदेश है नहीं? बहुत बढ़िया, यानी बूंद बूंद ही जीवन है। किसान मन आओ हमरे मन दोसर जानकारी कर लो यार, भी बहुत बढ़िया जानकारी है ना? हाँ, वो जानकारी है कि एरोबिक विधि से किस तरह से हम धान की पैदावार कर सकते हैं। एकदम सही कह ले रे। और कैसे हमरे मन कर खेती करब, बढ़िया से जानकारी हमरे मन के होना बहुत जरूरी है। तो जानकारी हमरे मन के विशेषज्ञ देवे। बिल्कुल, तो चलिए चलते हैं सीधे विशेषज्ञ के पास। डॉक्टर कृष्णा प्रसाद जी हमरे मन के जानकारी देवे, तो हमरे मन फटाफट जानकारी कर। जैसा कि अब बारिश का मौसम चल रहा है और हमारे यहाँ धान की फसल कई किसान भाइयों रोपनी कर चुके हैं और कई रोपनी करने वाले हैं। तो आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं एक धान की ही एक अन्य विधि पर, जिसका नाम है एरोबिक विधि। सर, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि ये जो एरोबिक विधि है
धान के उगाने की ये एरोबिक विधि ये है क्या आखिर? हाँ किसान भाइयों, हम लोग सभी जानते हैं कि परंपरागत से जो धान हम लोग खेती करते हैं उसमें हम लोग ये सोचते हैं कि धान की खेती जो है उसको बिचड़ा उगाना है और खेत को जुताई करके पानी बांध करके उसको कदवा करके और तभी खेती लगाता है और पानी बांधेंगे तभी धान की खेती हो सकती है। लेकिन आज के समय में ये हम लोगों को ये इस विधि को चेंज कर दिया गया है और इसमें कि हम लोग अब ये ऐसी ज़रूरत नहीं है कि हमें कादा करना ज़रूरी है, धान की खेती के लिए पानी बांधना ज़रूरी है। तो इसी तरह की से ये सब से निजात पाने के लिए और दूसरे तरीक़ा से तो एक नई विधि का लोगों ने अथी दिया है जिसको कहते हैं एरोबिक राइस, है ना। तो एरोबिक राइस में जो आप जिस तरह से आप गेहूं की खेती करते हैं, मक्के की खेती करते हैं कि आप खेत को तैयार करते हैं और उसमें पूरी बढ़िया से तैयारी करने के बाद बीज का बुआई करते हैं, तो इसमें भी बीज को हम बुआई करेंगे और पानी बांधने की हम नहीं बांधेंगे, पानी बांधना नहीं है। और हमें कोशिश करना ये है कि जब उसमें पानी, जैसे गेहूं में पानी देते हैं, मक्का में पानी देते हैं, पानी की कमी होती है तो पानी देते हैं। तो इस क्रम में आजकल के जो हमारे जो मौसम में इस तरह से बदलाव हो रहा है कि जो हम लोग खरीफ में जो धान की खेती करते थे बारिश बराबर होती रहती थी और हम लोग पानी बांध सकते थे और कदवा कर सकते थे, जो कि अभी दिक्कत हो रही है। तो ये सबसे, और जहाँ पर पानी संभव नहीं है, जहाँ पर कम पानी अवेलेबल है या पानी समय पर हम पटा सकते हैं थोड़ी बहुत पानी, तो वहाँ पर ये बहुत ही सूटेबल्स है। तो हम लोग इसको करने के लिए करना है कि खेत को बढ़िया से तैयार करना है जुताई कर करके, और उसके बाद हम बीज को सीधी तरह से हम उसको खेत में बुआई करेंगे। और हम तो यही कहेंगे कि जो कि वैज्ञानिक तरीक़ा से कि जब भी हम लगाएं तो जो है कि लाइन में ही हम सोइंग करें, और जिस तरह से हम लोग पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी दोनों मेंटेन करते हैं, तो आप पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी भी मेंटेन श्री विधि इस एरोबिक राइस में करेंगे। कि जिस तरह से रोपा करते हैं तो धागा में आप मार्क लगाते हैं कि कहाँ पर पेड़ रोपना है, कितना दूरी पर करना है, तो उसी तरह से यहाँ पर कर रहे हैं कि वहाँ पर बीज गिराएंगे, एक बीज या दो बीज भी गिराएंगे, तो आपका हमारा इस तरह से बुआई हो जाएगा। फिर उसको ढक देंगे और वो जर्मेट कर जाएगा अच्छी तरह से। और पौधे जब बड़े होंगे तो पानी जब जैसे ही ज़रूरत होगा तो अगर जो प्राकृतिक बारिश होगी तो उससे पानी मिल जाएगा, और अगर नहीं मिला तो आपके पास जो पानी अवेलेबल है आप उससे पटाएंगे। समय समय हमें पानी बांधने की ज़रूरत नहीं है। और चूँकि इस खेती में दूसरी जो प्रॉब्लम दिक्कत आती है कभी क्या कि घास को मैनेजमेंट करने के लिए, घास जो खरपतवार हमारे खेत में होते हैं उसको में, तो उसके लिए आज बहुत सारे जो दवाएं हैं वो अवेलेबल हैं, जो हर्बिसाइड के रूप में है, प्री इमरजेंस पोस्ट इमरजेंस सारी दवाएं हैं, और उसको हम देने से हमारा घास का कंट्रोल होता है। जैसे हम लोग जो परंपरागत से धान की खेती करते हैं उसमें जो पानी बांधने का मेन उद्देश्य जो होता है कि घास को कम करना, क्योंकि बहुत कम घास जो है पानी के जमाव रहता है तो परमता है, दूसरा मौसमी सब धान में पानी बांधने से वो गल जाता है। तो और इस तरह से, और यह भी हम आप लोग ये दिमाग से निकाल दें कि हमारा इसमें पैदावार कम होगी, है ना। इसमें ऐसी बात नहीं है, पैदावार हमको जितना रोपा में भी होता है उतना ही होगा। हमको मैनेजमेंट सब कुछ उस तरह से करना है, खाद वगैरह हम उस रूप से ही देंगे। तो मध्यम ज़मीन हो या निचली ज़मीन हो या ऊपरी ज़मीन हो, हमको सिचुएशन देख करके, जैसे अगर बारिश के टाइम में शुरू होने के पहले हम खेत जुताई करके अगर वो करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अगर मैं दूसरी बात बताता हूँ कि ये सब बात करके अगर फिलहाल जो अगर किसी कारण से समय में अगर डिले होता है, जैसे अगर बारिश जो हो जा रही है कि हमको पूरे जुलाई में बारिश नहीं हुई और हम न रोपा वाला खेती कर पा रहे हैं, उस कंडीशन में अगर हमको धान लेना ही है कि जो कि जिसमें ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा अगला लेट समय में, जैसे अगस्त में, सितंबर में और सम टाइम से अक्टूबर में भी बारिश होगी, तो वैसे खेतों के लिए भी खास करके हम लोग जहाँ पर कम दिन की अवधि की जो प्रभेद है, जैसे जो कि 100 दिन में तैयार हो जाता है, 105 दिन में तैयार होता है, इस तरह के प्रभेद को हम उस पीरियड में भी उतने लेट में भी लगाने से हमारा धान की खेती पर कोई असर नहीं आएगा। तो इस तरह से हम करेंगे और हमारा वो फसल हम धान की खेती ले पाएंगे, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रहा है, जो कि हमारा देख रहे हैं कि झारखंड में मैंने पिछले 4-5 सालों से इस तरह से बारिश में हमेशा रुपाई के टाइम में पानी फेलियर हो रहा है और किसान भाई
बहुत ही धान की खेती में कठिनाई का महसूस होते हैं। तो ये इस सिचुएशन के लिए हमारे बहुत ही, तो यहाँ पर हमारे किसी कई फ़ायदे होंगे कि इसमें जो आजकल के एक और भी है जो कि अब माने कि हर लेबर, हर जो श्रमिक के कारण से धान की खेती करते हैं तो रोपाई में ज़्यादा हमको मजदूर की ज़रूरत पड़ता है, वो भी घट जा रहा है, कम जा रहा है। पानी बांधने करके और उस पर डिपेंडेंट हमारा नेचर पर होता कि जब पानी होगा पूरा तब हम कदवा कर पाएंगे, रोपाई करेंगे और तब हमारा धान की रोपी होगी। तो इस पर भी हमारा निजात होता है। और फिर पानी भी हमको कम आवश्यकता हो रहा है, तो इस सब से निजात करने के लिए इसके लिए हमको एरोबिक राइस यहाँ पर बहुत ही उपयोगी है। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब हमारे बीच इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ किसान भाइयों, मेरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आपको एरोबिक विधि से धान की जो भी सारी बातें आज हमारे जो विशेषज्ञ थे बताई हैं, और उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी पाकर आप भी अब एरोबिक विधि से धान की खेती करेंगे आराम से। और देखो किसान मन, हमरे मन कार्यक्रम कर बेरा भी सिरात है और फटाफट से रोमन पता के लिख लो। जी हाँ, तो जल्दी से लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834-001। तो आपके खतों का रहता है हमें बेसब्री से इंतजार। आप खत लिखना हमें बिल्कुल ना भूलें। अब हमरे मन के जाए चाहिए। जी हाँ, जोहार। जोहार।